नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक आनंद। 2020 रेसलिंग को लेके काफ़ी रोचक साल रहा। काफ़ी अच्छे मैचेस भी रहे। आम साल के अनुसार आप उतने उस लेवल के मैचेस नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एक अलग सा माहौल था और रेसलिंग बिना क्राउड के बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वैसे तो सारे स्पोर्ट्स में क्राउड का एक महत्व होता है, रेसलिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है। इस साल अगर कोई मैच मैं आपको कहूँ देखने के लिए, उसमें एक मैच है जिसका मैं आग्रह करूँगा कि आप उस मैच को देखें। पहले ही बता दिया जाए कि ना उस मैच में कोई डाइव है, ना ही टॉप रोप से कोई बहुत सारा मूव कर रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा फिनिशिंग मूव्स है, ना ही रिवर्सल है, ना ही कोई बहुत बड़े स्टेज पर वो शो मैच है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट है। तो भाई उसमें है क्या खास जो हम आपको कह रहे हैं कि इस मैच को देखिए और इस साल बाकी अच्छे मैचेस भी हैं उनको ना देखें। हम ये नहीं कह रहे हैं उन्हें ना देखें, मतलब इस मैच को हम प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये मैच है न्यू जापान प्रो रेसलिंग के G1 क्लाइमैक्स 30 का नाइट बी डे 14। ये मैच है गोटो वर्सेस हिरोशी तनाहाशी, और ये कोई बहुत स्पेशल मैच नहीं है। इन दोनों के बहुत ही अच्छे और शानदार मैचेस, बड़े बड़े मैचेस भी हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। वो मैचेस ज़्यादा बेहतर है। ये मैच कोई बहुत ही लाजवाब आउट ऑफ द वर्ल्ड मैच हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऑर्डिनरी मैच से ऊपर है, यानी एक अच्छा मैच है, काफ़ी अच्छा मैच है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कुछ नहीं है। और इन दोनों के ऐसे मैचेस हैं जिनको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। लेकिन इस मैच की खासियत है इन दोनों एथलीट्स के फिज़िकल लिमिटेशंस, और किस तरह से इन्होंने अपने लिमिटेशंस के बावजूद इस मैच को वो जान प्रदान किया जो अपेक्षा इनसे की जाती थी। फिजिकल लिमिटेशंस होने के बावजूद भी आर्ट के मायने से मैच बहुत शानदार है। इस मैच की कहानी ये है कि हिरोशी तनाहाशी, और ये एक सच्ची कहानी है। रेसलिंग में से बहुत ही कम कहानी होती है जो सच्ची कहानी है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। हिरोशी तनाहाशी की स्थिति फिजिकली बड़ी ख़राब है। वो 42-43 ईयर्स के हो चुके हैं। इतने साल तक न्यू जापान के टॉप रेसलर वो थे, और दुनिया का सबसे ज़्यादा रेसलिंग में सबसे ज़्यादा अगर फिज़िकली टफ अगर कोई कंपनी है तो वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग ही है। तो और इस एज में वैसे ये एज तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिरोशी तनाहाशी के घुटनों की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस टूर्नामेंट से पहले गोटो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में थे, काफ़ी इंजर्ड थे, और यही वजह था कि एक मैच भी था उनका जो बड़ा ही शॉर्ट मैच था, और इसीलिए वो शॉर्ट था ताकि गोटो को कोई पनिशमेंट ना लेना पड़े उनको, और मार ना खाना पड़े, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी और वो पूरे टेप्ड अप थे, पूरा टेप था उनके शरीर में, फिजिकली बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में गोटो भी थे। फिर भी ये मैच अच्छा मैच रहा। क्यों? क्योंकि इस मैच में दोनों ने अपने लिमिटेशंस को जाना कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, और वो जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हैं उन्होंने उसको किया। साथ में इस बात को भी ध्यान रखा कि इस मैच के बाद हम और ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाएं। हाँ, स्वाभाविक बात है कि आप किसी मैच में बम्प्स लेंगे, आप किसी मैच में आपको चोट आएगा, लेकिन इंजरी को जितना हो सके अवॉइड करने का उन्होंने प्रयास किया। साथ में क्राउड को इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक मैच को, अच्छे मैच को तभी माना जा सकता है जब वो क्राउड को इन्वेस्ट कर सके, क्राउड इन्वेस्ट करे। देव मेल्सर भी जो हाई फ्लाइंग मैच है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइव करते हैं, उसकी पैरोकारी इसी आधार पर करते हैं, उसके एडवोकेट वो इसी आधार पर हैं कि इस तरह का मैच क्राउड को इंटरटेन करता है, क्राउड इसमें इन्वेस्ट होता है।
लेकिन इस मैच में दोनों में से किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस मैच में एक मूव था टॉप रोप पर, उसके अलावा और ऐसा कोई हाई स्पॉट भी नहीं था। बड़ा ही फंडामेंटल बेसिक मूव था। मूव्स के को अगर कंसीडर करते हैं तो एकदम नॉर्मल से मूव, साधारण से मूव्स, बड़ा ही सिंपल सा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन था। क्राउड उसको पसंद कर रहा था। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से जापान में क्राउड के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो चिल्ला नहीं सकते हैं, मुंह से कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो तालियां बजा सकते हैं। वो ताली बजा रहे हैं, वो इन्वेस्टेड है, उस मैच को पसंद कर रहे हैं पूरी तरीके से। और साथ में अगर आप WWE की रेसलिंग को देखते हैं और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसलिंग को देखते हैं, तो जो सबसे पहले आपको हिट करेगा वो है कमेंटेटर्स। और WWE के कमेंटेटर्स वो इस तरह की कमेंट्री करते हैं जैसे कि आप कोई बच्चे हों और वो 5 साल के किसी बच्चे को कुछ बता रहे हो, उस तरीके से आपको बताएंगे। उनकी किसी भी बात को आप सीरियसली नहीं ले सकते, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, कोई सच्ची बात नहीं बोलते हैं। और कई बार तो वो एकदम धीमे धीमे बोलते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। एज और रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया का मैच देखिए, उसमें वो कमेंटेटर पता नहीं क्यों एकदम धीमे धीमे बोल रहे हैं। वो ये इस तरह का जो उन्होंने सीखा है, वो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग से सीखा है या टेलीविज़न में कहाँ से सीखा है, क्योंकि वो डिग्री वगैरह लेके आते हैं, उनको यही सब पता है। और वो उस डिज्नीलैंड बनना चाहते हैं। लेकिन न्यू जापान प्रो रेसलिंग के जो कमेंटेटर्स हैं वो मैच के बारे में बात करते हैं, एथलीट्स के बारे में बात करते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनका कमेंट्री जो होता है वो एक स्टोरी, मतलब रेसलिंग क्या है, रेसलिंग एक एक साइलेंट स्टोरी टेलिंग है। आप मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपने एक्शन से कहानियाँ कह रहे हैं। जैसे पहले फिल्म वगैरह हुआ करती थी, बहुत पहले ब्लैक एंड वाइट के दौर में फिल्मों में आवाज़ नहीं हुआ करता था, तो एक्टर्स वगैरह जो हैं वो अपने एक्सप्रेशन के साथ या अपने जो हरकतें करते थे उससे वो एक स्टोरी को कहते थे। रेसलिंग भी कुछ उसी ढंग का आर्ट है जहाँ अपने मूव्स के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ अब स्टोरी को कहते हैं। और उस स्टोरी में साउंड का काम क्या करता है, कमेंटेटर्स करता है। और उस मैच को एकदम बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट कमेंटेटर्स कर रहे हैं। उस मैच में उस मैच के स्टार्ट से लेके वो उसके अंत तक हम लोग थोड़ा समरी उसको देखेंगे। उसका मैच स्टार्ट होता है, आपको पहले ही बता दिया कि दोनों फिजिकली बड़ी खराब स्थिति में है। गोटो के लेग के ऊपर फोकस करते हैं तनाहाशी। तनाहाशी जब उसको फोकस करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप नोट कीजिए कि अगर किसी एक होल्ड को, अगर वो लगातार अगर एक ही होल्ड को अगर पकड़ के अगर बैठ गए, जैसे WWE में होता है कि चिन लॉक कोई करता है, गर्दन पकड़ के वो बैठ जाता है, चिन लॉक चिन लॉक चिन लॉक। और उसके मैच के किसी भी और दौड़ में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रेसलर फिर उसको सेल नहीं करता है। एक तरीके से वो टाइम पास करने वाला मूव होता है। WWE के टेलीविज़न मैच में आपको हमेशा मिल जाएगा, चिन लॉक करेंगे। और ना ही वो द मेज के मैचेस को देखिए, वो चिन लॉक में जब पकड़े हुए होता है तो कोई प्रेशर भी अप्लाई नहीं करता है। अगर आप किसी को पकड़ के प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपके वेंस के जो आपके नसें जो होती हैं वो तन जाती हैं, जो मसल जो होता है उसमें एक टेंशन आता है, वो देखने से पता चल जाता है कि आदमी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो मैच के मैचेस को देखिए, WWE के कुछ रेसलर्स को के मैचेस को देखिए, वो बस पकड़ के वहाँ बैठे हुए हैं, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। न्यू जापान में ऐसा नहीं होता, वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो आपको पता भी चलता है, आप डिटेलिंग में उसको देखेंगे तो। और वो किसी एक होल्ड को बहुत लंबे समय तक नहीं पकड़े हुए हैं ताकि क्राउड बोर ना हो जाए। तो उस होल्ड को वो बदल रहे हैं, बदल बदल के जो है प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग मूव्स कर रहे हैं। ऐसे मूव जो एकदम सेफ हैं, जिसमें चोट किसी को नहीं लगने वाला, एकदम सेफ मूव है। और एकदम आसानी से मूव को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बराबर लगातार, और उनके पैर को फोकस कर रहा है। उसमें स्टोरी टेलिंग किस हद तक डिटेल में है उसको आप समझिए कि एक मूव होता है इंडियन डेडलॉक, और वो उस मैच को आप देखिएगा तो ये लेग के ऊपर प्रेशर डालता है
और उसने गोटो को पकड़ रखा है और गोटो धीरे धीरे और तानाहाशी टीज कर रहा है, क्योंकि इस मूव को अगर जो रेसलिंग फैंस हैं उन्होंने जब देखा होगा कि इंडियन डेडलॉक में कोई को ले लेता है तो वो खुद बैक बम्प लेता है, खुद गिर जाता है और जो प्रेशर जो होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तानाहाशी टीज कर रहे हैं कि वो जो है पीछे की ओर गिरने वाले हैं, पीछे की ओर गिरने वाले हैं, बैक बम्प लेने वाले हैं, लेकिन वो लेते नहीं हैं और धीरे धीरे करके गोटो रोप के पार पहुंच जाते हैं। और कमेंटेटर बड़ा ही एक्सीलेंट बात बोलता है कि तानाहाशी का नीज अब बड़ा बड़ा ही खराब कंडीशन में है। अगर उसने उस बम्प को लिया होता तो गोटो के पैरों में प्रेशर जरूर और बढ़ता और गोटो जरूर और दर्द में होता, लेकिन तानाहाशी के जो ऑलरेडी इंजर्ड नीज हैं, जो उनके घुटने जो पहले से घायल है, वो और घायल हो जाते और वो ऐसा करना नहीं चाहते थे इसलिए। और जैसे ही गोटो ने रोप को पकड़ा और होल्ड ब्रेकअप हुआ तो सबसे पहले हिरोशी तानाहाशी अपने पैर को हल्का सा सेल करता है, मतलब हल्का सा, बता नहीं रहा, बस हल्का सा उसको जो एक तरीके से होता है जब हमें कट वगैरह लग जाता है तो हम लोगों को बताना नहीं चाहते कि भाई हम बहुत दर्द में हैं, लेकिन हाथ को झटक देते हैं। उसी तरीके से वो पैर को झटकता है, वो सेल नहीं कर रहा है लेकिन आपको जो है उसका असर दिख रहा है, आपको रियल जैसा लग रहा है। ज़रूरी नहीं, सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि पैर पकड़ के झूठ फूस करना स्टार्ट कर दीजिए, बल्कि आप इसको भी सेलिंग कहते हैं। कहाँ पे क्या करना है उसको सेलिंग कहते हैं। फिर उसके बाद पूरा मैच में वो एकदम सिंपल सा मैच है, उसको और फोकस करते हैं। और गोटो का क्या है कि गोटो के जो सिग्नेचर मूव जो है वो उसका घुटने से लेना देना है, यानी वो जब तक अब अपने ओपोनेंट को उठाता है और अपने घुटनों पे पटक देता है, GTR मूव का नाम है। तो जैसे जैसे वो मूव को करता है और जितना बार करता है उतना बार उसके घुटनों पे चोट लगता है। तो यही कहानी है इस मैच की। अंत में गोटो उस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन इस मैच में कम से कम बम्प लेकर, कम से कम फिजिकल टोल के साथ, कम से कम मार खा के एक बेहतरीन कहानी को कहा गया, क्राउड को इन्वेस्ट किया गया। दोनों एथलीट की तरह प्रेजेंटेड थे, दोनों एथलीट की तरह थे। इस मैच में हारने वाला का भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वो भी ओवर था। जो जीतने वाला हुआ उसको और बेहतर हुआ। कमेंटेटर ने अच्छे ढंग से स्टोरी को लोगों को बताया। तो इस तरह के मैचेस हमेशा प्लस प्लस होते हैं। न्यू जापान प्रो रेसलिंग का स्केल इतना छोटा है, वो इतना छोटा कंपनी है, बहुत ज़्यादा लोग उसको नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन फॉक्स नेटवर्क में जब WWE गया था तो कहा यह जा रहा था कि फॉक्स नेटवर्क WWE को स्पोर्ट्स बेस्ड प्रेजेंटेशन चाहता है स्पोर्ट्स की तरह वो WWE को प्रेजेंट करना चाहता है। और WWE के पास एक मौका था कि एक बड़ा ऑडियंस आपको मिलेगा, क्योंकि आप नेटवर्क टेलीविज़न पे जा रहे हैं और नेटवर्क टेलीविज़न पे आप 5 साल कम से कम रहेंगे, जिसमें से 1 साल से ऊपर अब हो चुका है। तो आपके पास अभी भी 4 साल है, आप अपने प्रेजेंटेशन को उस ढंग से कर सकते थे। आपके पास एथलीट्स हैं, आपके पास रेसलर्स हैं, आपके पास सब कुछ है। अब ऐसा नहीं है कि WWE इस तरह का रेसलिंग प्रेजेंट नहीं कर सकता है। WWE ने कुछ साल पहले क्रूजरवेट क्लासिक नाम का एक टूर्नामेंट किया था, वो बहुत ही उत्तम किस्म का टूर्नामेंट था। उसमें डैनियल ब्रायन कमेंटेटर में थे, वो स्पोर्ट्स की तरह उसको कर रहे थे, पूरा स्पोर्ट्स बेस्ड प्रेजेंटेशन था। और आपके इंटेलिजेंस को कोई जो है मजाक नहीं उड़ा रहा है कोई आपके इंटेलिजेंस को। आप वो उस शो को या उस टूर्नामेंट को अपने किसी भी स्पोर्ट्स फैन के साथ, किसी भी क्रिकेट फैन के साथ, किसी भी बॉक्सिंग फैन के साथ बैठकर आप देख सकते हैं। कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, हर कोई एथलीट्स को अप्रिशिएट करेगा और रेसलिंग के प्रति एक सकारात्मक भाव होगा, एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट होगा। लोग रेसलिंग को पॉजिटिवली देखेंगे। और तब आप जो है क्या होता है कि जब आपका टोटल प्रेजेंटेशन पॉजिटिव होगा तब आप जाके कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स ला सकते हैं। लाइफ में हमेशा होता है। अगर UFC में एक आदमी कर्नल मैग्रेगर है जो उटपटांग बातें करता है, पागलों की तरह हरकत करता है, तो स्टैंड अलोन वाली बात है, तो अलग है, क्योंकि बाकी लोग ऐसा नहीं करते। बाकी लोग एथलीट्स हैं, उसके बीच में ये एक कैरेक्टर है। रेसलिंग में अगर आप एथलीट्स के बीच में अगर एक कैरेक्टर को लाएंगे
तब वो कैरेक्टर भी ज़्यादा पॉपुलर होगा और एथलीट्स का भी अपना कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप सब सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स के बीच में अगर एथलीट को डालेंगे, उस एथलीट को भी कोई सीरियसली नहीं लेगा। और क्रूज़रवेट क्लासिक ऐसा नहीं था कि वो अनसक्सेसफुल था, WWE नेटवर्क पे था और WWE में पेपर व्यूज़ के बाद सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो था वो। तो WWE का जो अपना कोर ऑडियंस है, जो WWE का अपना हार्ड कोर ऑडियंस है, उसके लिए वो बहुत ही कामयाब था, उसको बहुत पसंद किया। लेकिन उसके बावजूद भी WWE ने उससे कोई सकारात्मक सबक नहीं सीखा और उनके प्रोग्रामिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आज WWE रेसलिंग को सीरियसली नहीं लेता है और जनता रेसलिंग को सीरियस नहीं लेती है। और आज का जो सिचुएशन है उसमें आप पैसा तो कमा रहे हैं क्योंकि आपको एक गारंटी पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको ये गारंटी पैसा रेटिंग लाने के लिए मिल रहा था, व्यूअरशिप के लिए मिल रहा था। अगर आपकी पॉपुलैरिटी ही ख़त्म हो जाएगी, आपकी पॉपुलैरिटी इतनी कम हो जाएगी। अब रॉ को, जिस शो को जब आज से 10 साल पहले 5 मिलियन लोग देखा करते थे, कभी कभी 5 मिलियन लोग देखा करते थे, आज वो 1.5 मिलियन लोग पिछले सप्ताह को रॉ को उन्होंने देखा। 1.5 मिलियन, पहले 5 मिलियन लोग देखा करते थे, आज से मात्र 2 साल पहले 2.5 मिलियन लोग देखा करते थे। इस तरह से आपकी पॉपुलैरिटी जा रही है, इस तरह से आप अनपॉपुलर हो रहे हैं। अगर इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स को अगर पॉपुलर होना होता, इस तरह के सिनेमैटिक्स मैचेस अगर लोगों को पसंद होते, तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, घटती नहीं। धन्यवाद।